is with the side, and now today we'll be doing the part 4th of the same chapter, chapter 3, class 9. The name of the chapter is Electoral Politics, and this is your NCERT book. Now the topic which we'll be dealing today will be polling and the counting of votes. So this is the final stage of the election. ये आखिरी दिन होता है, एक तरह से इलेक्शन प्रोसेस का लास्ट स्टेज होता है, जिस दिन वोटर जो होता है वो अपना वोट कास्ट करता है, डाल के आता है, और उसी दिन को जिस दिन वोटर डालता है उसी दिन को हम इलेक्शन डे कहते हैं. एंड ऑब्वियसली जिसका नाम वोटर लिस्ट में है वही जाता है पोलिंग बूथ में. पोलिंग बूथ क्या होती है? एक ऐसी जगह होती है जहाँ जाके आपको वोट डालना होता है, और वो जनरली आपका कोई आपके लोकल एरिया का लोकल स्कूल भी हो सकता है, कोई गवर्नमेंट ऑफिस भी हो सकता है. एक बार वहाँ से वोटर गोज इनसाइड, वो जैसे वो जाता है इलेक्शन ऑफिसर्स को आइडेंटिफाई करते हैं. जो भी उसके पास डॉक्यूमेंट होता है, वोटर आई कार्ड है, वेरी गुड. वोटर आई कार्ड इन केस नहीं है तो आपका जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है या इस तरह की कोई भी चीज़ आपके पास है जिससे आपके राशन कार्ड है, जिससे आप ये प्रूव कर सकें कि आप वही शख्स हैं. इस प्रूव करने के बाद वो आपके हाथ में एक मार्क लगाते हैं. उसके बाद आपको कहते हैं कि आप जाइए वोट डालिए आराम से. और उस वक्त जब ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है तो एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए एक एजेंट हर कैंडिडेट का वहाँ पे बैठता है, और पोलिंग बूथ पे ही बैठता है, ताकि वो ये देखता है कि जो वोटिंग हो रही हो वो एक बहुत ही फ्री एंड फेयर वे में हो रही हो. अब फिर साथ ही साथ NCERT आपसे कह रही है, आर द इलेक्शन टू एक्सपेंसिव फॉर अ कंट्री? येस, दे आर वेरी एक्सपेंसिव फॉर अ कंट्री. बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं हमारे लिए ये इलेक्शंस. क्यों भाई? अब जब अगर हम बात करें ना, एकदम स्टार्टिंग से बात करें, तो जब 1951 में जब पहली बार इलेक्शन हुआ है तब कहते हैं कि करीब 10.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे इलेक्शन में. उस वक्त के हिसाब से तो ये भी कम नहीं है. और आज जो अभी आपका 2024 का लोकसभा इलेक्शन हुआ है, इसमें 1.35 लाख करोड़ वॉज स्पेंट. इतना पैसा खर्च हुआ तो भैया बहुत एक्सपेंसिव है. एक्सपेंसिव नहीं, महा एक्सपेंसिव है, राइट. वैसे तो जैसे मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि 95 लाख जो होता है वो बेसिकली आपके लोकसभा इलेक्शन में जो लोकसभा के कैंडिडेट्स होते हैं वो खर्च कर सकते हैं, और यहाँ तक कि 40 लाख जो होते हैं वो आपके असेंबली के कैंडिडेट खर्च करते हैं. वैसे तो कोई एज सच पॉलिटिकल पार्टी को एज अ होल कोई एक्सपेंडिचर लिमिट नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, लेकिन कैंडिडेट्स के लिए है. तो भाई अब ये अगर हम फिगर देखें तो इसमें फिर कोई दो राय नहीं है कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है और बहुत ज़्यादा खर्चीला है. और इसी वजह से हम नहीं चाहते कि कभी कभी जो होता है ना, और ऑब्वियसली जो ये कहते हैं कि इलेक्शन जो होते हैं एक तरह से बर्डन है, और पुअर कंट्री के नॉट अफोर्ड होल इलेक्शंस एवरी 5 ईयर्स. बड़ा मुश्किल हो जाता है इतना ज़्यादा खर्चा करने. इसीलिए कोशिश रहती है कि इलेक्शन में अगर मान लो किसी वक्त सरकार गिरती है, कुछ होती है, तो चाहते हैं कि जो एक तरह से एक बार बार इलेक्शन ना कराना पड़े, उसका जो भी सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं. दूसरी पार्टी को इन्वाइट कर सकते हैं कि अपने आप को अपना मेजॉरिटी प्रूव करें, या किसी भी तरीके से दोबारा इलेक्शन कराने का हम कोशिश करते हैं कि दोबारा इलेक्शन ना हो. हम क्या कोशिश करते हैं, मतलब हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं वो कोशिश करती हैं. पहले क्या होता था कि एक स्टैम्प पेपर, एक बैलेट पेपर हुआ करता था, और वोटर को उनको मतलब इंडिकेट करना पड़ता था किसको वोट करते हैं. एक स्टैम्प उनके नाम के आगे लगाना होता था. बैलेट पेपर कुछ नहीं, एक शीट ऑफ पेपर होता था जिसमें सारे नेम ऑफ द कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट के लिखे रहते थे, पार्टी नेम और सिंबल के साथ साथ. और अब तो ये सिस्टम नहीं है. अब आपके पास प्रॉपरली एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जो आपके वोट्स को रिकॉर्ड करते हैं, और ये मशीन जो होती है ये सारे कैंडिडेट का नाम, उनके पार्टी सिंबल सब दिखाते हैं. यहाँ तक कि इलेक्शन में खड़े होने के लिए आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का आप पार्ट हो ये भी ज़रूरी नहीं है. इफ़ यू वांट यू कैन कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन इंडिपेंडेंटली विदाउट एसोसिएटिंग योरसेल्फ विद एनी ऑफ द पार्टी, राइट. तो आप उस तरीके से भी हो सकते हैं, आप इंडिपेंडेंटली भी खड़े हो सकते हैं. और उसके बाद आपको जो सिम्बल्स वगैरह जो होता है वो इलेक्शन कमीशन आपको अलॉट कर देता है. और अभी फ़िलहाल जो वोटर्स को करना होता है वो सिंपली जाके EVM में जिस कैंडिडेट को वो जिताना चाहते हैं उसके आगे एक बटन दबा देते हैं, और जिसको भी वोट देना होता है उसे वोट दे देते हैं. एक बार हो गई वोटिंग वगैरह, पोलिंग हो गई, जितने भी EVM होते हैं, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स होती हैं वो सब सील कर दी जाती हैं. सील करने के बाद वो हम उनको बहुत ही सिक्योर प्लेस पे जाके रख देते हैं. जाहिर सी बात है भाई, दुनियाओं का मतलब हमारी कंट्री का पूरा जनमत उसमें सेव्ड है, और उसे कितनों की किस्मत का फैसला होने वाला होता है, इसलिए हम उसको बहुत सिक्योर प्लेस पे रखते हैं. कुछ दिनों बाद एक फ़िक्स डेट पे सारे EVMs को खोला जाता है. जितने जितने वो वोट सिक्योर किए हैं किसी भी कैंडिडेट ने, हम उसे काउंट करते हैं. एंड यहाँ पे भी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए उसके जो उस कैंडिडेट के एजेंट होते हैं वो उस वक्त भी यहाँ पे मौजूद होते हैं, ताकि काउंटिंग प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से हो. और जो भी कैंडिडेट को हाईएस्ट नंबर ऑफ़ वोट्स मिलते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वो उसको हम डिक्लेयर करते हैं कि भाई ये इलेक्टेड है.
इन जनरल इलेक्शन जो काउंटिंग ऑफ वोट्स होते हैं लगभग सेम टाइम और सेम डे पे ही हो रहे होते हैं, और आपने देखा होगा उस टाइम के लाइक पीपल आर ग्लूड टू देयर टीवीज बिकॉज उस टाइम टेलीविजन चैनल्स, रेडियो, न्यूज़पेपर, न एवरी वन रिपोर्ट दिस इवेंट। और इससे बड़ा फिर कोई उस दिन तो कोई मूवी, कोई सीरियल नहीं चलता, सबके घरों में बस टीवी में यही चल रहा होता है कि क्योंकि वो काउंटिंग आपको लाइव टेलीकास्ट करते रहते हैं, इतना हो गया, इतने से आगे बढ़ रहे हैं, इतने से कम बढ़ रहे हैं, तो वो एक बड़ा सा एक सेलिब्रेशन जैसा माहौल रहता है चारों तरफ से, एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स। और हमारे यहाँ एक लेमैन जो होता है ना, वो शायद डेमोक्रेसी को समझता ही इन पॉलिटिकल पार्टी से है, उसकी नज़र में डेमोक्रेसी यही पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उसको और कुछ ना पता ना हो पता हो, पर ये पता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ही जो होती हैं वो रिप्रेजेंटेटिव हैं और इनके ज़रिए ही हम अपने देश की किस्मत पलट सकते हैं। इतनी नॉलेज एटलीस्ट एक लेमैन को तो हमारे यहाँ होती ही होती है। तो उसके बाद क्या होता है कि कुछ ही आवर्स ऑफ काउंटिंग के बाद ऑल द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड एंड इट बिकम्स वेरी क्लियर हु विल फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट। इस तरीके से बहुत क्लियर हो जाता है। अब द नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। आखिर इंडिया में इलेक्शन डेमोक्रेटिक है या नहीं है? देखो, कुछ क्राइटेरिया जो होता है किसी भी इलेक्शन के डेमोक्रेटिक का, जो हमने पहले पढ़ा कि फ्री एंड फेयर होना चाहिए, रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए, चॉइसेस अवेलेबल होनी चाहिए, सबकी वैल्यू वोट की बराबर होनी चाहिए, जिसको हमने जिताया है वही हमारे लिए डिसीजन लेगा, और जो जीता है उसे हारने की भी उसके पास पूरा वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार बैठ गए उतरेंगे ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें तो होनी चाहिए। बट इंडिया में इलेक्शन को डेमोक्रेटिक रखने का क्या तरीका है या किस तरीके से है, तो चलिए जानते हैं। देखो, यहाँ पे अक्सर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कभी इल्ज़ामात नहीं लगे हैं, बहुत सारे इल्ज़ाम लगे हैं, बहुत सारे एलिगेशंस लगे हैं, जिसमें कहा जाता है कि भाई गलत नाम आ गया वोटर लिस्ट में। कुछ लोगों का होता है कि भाई हमारा नाम ही नहीं था उसमें, है ना। इस तरह की बहुत सारी शिकायतें होती हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़, गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज होते हैं, स्पेशली बाय द रूलिंग पार्टी, उसका मिसयूज़ करते हैं अपने आप को, अपने कैंपेन के लिए। जो रिच कैंडिडेट होते हैं या बड़ी बड़ी पार्टीज़ होती हैं, तो भैया वो बहुत बेतहाशा पैसों का इस्तेमाल, और तो उसमें क्या होता है, जो बेचारा एक सीधा साधा एक आम इंसान है वो डर जाता है कि यार इतना पैसा तो मैं नहीं खर्च कर सकता। इसी वजह से शायद जो बहुत ज़्यादा ही अच्छे लोग कहूँगे या कुछ कहूँगे जो शायद फिनेंशियली उतने ज़्यादा स्टेबल नहीं है, वो खड़े भी नहीं होते कि भाई इतना खर्चा करने के बाद भी क्या श्योरिटी है कि हम जीत ही जाएंगे इतने टफ़ कॉम्पिटिशन में। और ऑब्वियसली कहीं वोटर्स को डराया भी जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब उनके साथ उनको एक तरह से प्रेशराइज़ भी किया जाता है कि वोट। इस तरह के जो र्यूमर्स हैं या इस तरह के एलिगेशंस जो हैं, जाहिर सी बात है कि वो लगते हैं, और हम ये नहीं कह सकते, हम खारिज नहीं कर सकते कि ये सारी रिपोर्ट्स गलत होती हैं, ऐसा नहीं होता। ऑफ कोर्स ये होता है, एंड वी फील रियली अनहैप्पी व्हेन वी रीड और सी सच काइंड ऑफ रिपोर्ट्स, क्योंकि हमने तो बड़ा मेहनत से अपने बड़ा सोच के बड़ी उम्मीदों के साथ हम वोट डाल के आते हैं और बाद में पता चले कि गलत हो गया, तो जाहिर सी बात है ये हमारे लिए भी इतना डिसअपॉइंटमेंट है। लेकिन एक बात तो यकीनन सही है कि ये इतना मतलब फॉर्चुनेटली इतने बड़े स्केल पे नहीं होते कि ये एक दे डिफीट द वेरी पर्पस ऑफ द इलेक्शन। ऐसा नहीं कि इलेक्शन का पर्पस को ख़त्म कर देगा, ये बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। थोड़ा बहुत टिट्स एंड बिट्स में इस तरह की न्यूज़ आती रहती हैं। नाउ अगर हम बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं कि कैन अ पार्टी विन एन इलेक्शन एंड कम टू पावर नॉट बिकॉज इट हैज़ अ पॉपुलर सपोर्ट बट थ्रू इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस, दिस इज़ अ वेरी वाइटल क्वेश्चन, और हम इसको देखेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टी ने इलेक्शन जीत गई और पावर में आ गई, मतलब सिर्फ अपने गलत तरीके से, मान लीजिए अगर उसने कोई मैल प्रैक्टिसेस के ज़रिए अगर कोई पावर में आ भी गया और मान लो किसी तरह से 5 साल रूल भी कर लिया, और हर कोई ये कह रहा है भाई हमने तो जिताया नहीं था, हमने तो उनको वोट नहीं दिया था, तो उसके बाद भी हो सकता है शायद वो 5 साल किसी तरीके से सस्टेन कर लें, हो सकता है वो किसी भी तरीके से वो कर ले जाएं। लेकिन अगली बार फिर बहुत कॉशियस हो जाएंगे लोग, बहुत कॉन्शियस हो जाएंगे लोग, और अगली बार तो वो उनको वहाँ से ओवरथ्रो कर ही देंगे। दिस इज़ द पावर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में ना हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं होती, डेमोक्रेसी में लीडर्स को हमसे डरने की ज़रूरत होती है, बिकॉज हमने उन्हें बनाया है, उन्होंने हमें नहीं बनाया है। तो सबसे ये इस सब चीज़ों को, इस सारे एक्सपेक्ट को समझने के लिए हम पहले अपने इलेक्शन कमीशन को समझते हैं। अब जब हम इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी बात है भाई, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो सारे स्टेट और यूनियन के इलेक्शन कराता है। सिर्फ कराता ही नहीं, एक परमानेंट इंडिपेंडेंट बॉडी है जो यूनियन एंड स्टेट्स ऑफ इंडिया के इलेक्शंस को करवाता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, और बाकी सारा पूरा सुपरवाइज़ करना, पूरा देखना, ओवरसी करना, ये सारा काम जो है वो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, बहुत ज़िम्मेदारी से करता है। और अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी जाए, उसमें थोड़ा सा आपको हम साइड में और बता देते हैं। अगर आप अपना आर्टिकल पढ़ना चाहें तो आर्टिकल 324 से 329 ये वाले जो चीज़ें हैं, इसमें आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में पूरा मिल जाएगा।
जो मैं एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ वो सिर्फ आपके समझने के लिए है। आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 9 के लिए शायद उतना ज़रूरी ना हो, लेकिन अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दे रहे हैं तो ये सारे फैक्ट्स जो हैं आपको पता हो तो ज़्यादा ही बेहतर होगा, आपके लिए ये आसानियाँ पैदा होंगी ना। तो ये हो गया। और जो इलेक्शन कमीशन है हमारे यहाँ, ये जाहिर सी बात है, इलेक्शन कमिश्नर जो होता है, जो हेड होता है इलेक्शन कमीशन का, उसको अपॉइंट हमारे प्रेसिडेंट साहब करते हैं। और ये एक बार अपॉइंट हो जाता है तो उसको रिमूव करना आसान नहीं होता। जैसे कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालना जितना मुश्किल है, उतना ही एक इलेक्शन कमिश्नर को निकालना मुश्किल है। नाउ एक और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे दे देते हैं कि अभी जो है ये आपके 15 मार्च को इसी साल 2024 में जो हमारे पुराने राजीव कुमार साहब थे इलेक्शन कमिश्नर, वो चले गए हैं। और अभी फ़िलहाल हमारे पास जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नाम है, आप चाहें तो उसको लिख लीजिए, ये हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और आई थिंक आपको नाम पता होना चाहिए, है ना। तो ये आपके हैं सुखबीर सिंह संधू। सुखबीर सिंह संधू है, सिंधु नहीं है, SANDHU, ठीक है। ये आपके फ़िलहाल के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। राजीव कुमार साहब थे अभी 2024 तक, मार्च तक वो थे, लेकिन वो चले गए, रिटायर हो गए, अब ये आ गए। ये इन्होंने अभी 15 मार्च 2024 में इन्होंने अपनी पोजीशन को ज्वाइन किया, ये पोजीशन को ज्वाइन किया। तो अब इंडिया में एक सिंपल वे है चेक करने का कि इलेक्शंस हमारे यहाँ फेयर होते हैं नहीं होते हैं। उसके लिए क्या होता है कि ये इस चीज़ को कि इलेक्शन फेयर है या नहीं है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ कौन इलेक्शन कंडक्ट करता है और वो कितना इंडिपेंडेंट है। जब कोई इंडिपेंडेंट इंसान कोई फ़ैसला लेता है जिसके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं होता, उसके ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं होता, तो जनरली ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो फ़ैसला जो लेगा वो थोड़ा सा फेयर होगा, अनलेस कि उसका कोई अनलेस क्या मतलब नहीं होता। जब आप अगर इंडिपेंडेंट हो, कोई प्रेशर नहीं है और कोई फेवरेटिज्म नहीं दिखा रहा है वो, तो जाहिर सी बात है वो एक इंडिपेंडेंट फ़ैसला ही लेगा। अब क्या हमें जहन में आता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ने अपॉइंट किया हुआ है, प्रेसिडेंट एक एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, उसने अपॉइंट किया है इनको, तो ऐसे केस में क्या ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे में गवर्नमेंट या रूलिंग पार्टी उसको प्रेशराइज़ कर सकती हैं इलेक्शन कमीशन को, या इन्फ्लुएंस कर सकती हैं? क्या उनके पास इतना पावर होता है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट कर लें, और क्या वाकई वो इस पावर का इस्तेमाल करती हैं या कर पाते हैं? तो ये सारे क्वेश्चंस का जवाब हमें आगे मिल जाएगा, और ये हमारे लिए बड़ा अच्छा, बड़ा पॉजिटिव आंसर है इन सारे क्वेश्चंस का जवाब है। हमारे कंट्री में इलेक्शंस एक इंडिपेंडेंट और बहुत पावरफुल इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है, और ये इसका उतना ही इंडिपेंडेंस होता है जितना हमारे यहाँ जुडिशरी इंजॉय करती है। और जो हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जिसका मैंने अभी आपका नाम बताया, हमारे डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू साहब, इनका अपॉइंटमेंट जो होता है, या किसी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। अपॉइंटमेंट ज़रूर हमारे एग्जीक्यूटिव की तरफ से होता है, प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है, तो भले ही एक एग्जीक्यूटिव हमारा अपॉइंटमेंट करते हैं इलेक्शन कमिश्नर का, लेकिन ही इज़ नॉट आंसरेबल, वो जवाबदेह नहीं है प्रेसिडेंट को या किसी भी सरकार को, कोई जवाबदेह नहीं है। आपने अपॉइंटमेंट कर दिया, और यहाँ तक कि रूलिंग पार्टी हो या गवर्नमेंट हो, वो भी जो भी कमीशन कर रहा है ना, अगर उसे अच्छा नहीं भी लग रहा है ना, तो भी आप CEC को रिमूव नहीं कर सकते। यहाँ तक कि अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इलेक्शन प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। उसके बाद भले रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद अगर आपको लगता है कि गलत हुआ या कुछ फ्रॉड हुआ या वट एवर यू हैव थिंक इन योर माइंड, आप तब जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट या जहाँ भी आपको जाना है, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इलेक्शन प्रोसेस उस वक्त वो किसी का इंटरफेरेंस नहीं होता है ना। कुछ हमारे ये एक बड़ी अच्छी बात है कि बहुत कम इलेक्शन कमीशन जो है वर्ल्ड में, उनके पास इतने वाइड रेंजिंग ऑफ पावर है जितना इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है वो एंजॉय करता है। सारे हर एक्सपेक्ट में सारा डिसीजन हमारा इलेक्शन कमीशन में रहता है, कंडक्ट से लेके, कंट्रोल से लेके, अनाउंसमेंट से लेके, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट तक। एक कोड ऑफ कंडक्ट भी ये जारी करता है और कहता है कि भाई अगर तुमने इनकी बात नहीं, जो हमने उसमें लिखा है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि ये नहीं करना चाहिए, ये ना करिए, रिलीजियस के नाम पे वोट ना लीजिए, ब्राइब ना करिए, थ्रेटन ना करिए, ये सारी बातें एक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो एक इम्प्लीमेंट करता है, और अगर जो पार्टी भी उसको नहीं मानती है उसके खिलाफ वो एक्शन लेता है। पूरे इलेक्शन पीरियड में इलेक्शन कमीशन जो होता है वो किसी भी गवर्नमेंट को कुछ भी ऑर्डर दे सकता है टू फॉलो सम गाइडलाइंस, या मिसयूज़ या यूज़ ऑफ गवर्नमेंटल पावर, वो सब चीज़ों का वो बड़े आराम से वो सब चीज़ों के मामले में बोल देता है। और जब इलेक्शन ड्यूटी में कोई, यहाँ तक कि अगर हम भी हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं गवर्नमेंट ऑफिस में हूँ, गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, तो अगर इलेक्शन ड्यूटी में मेरी ड्यूटी लग जाती है तो उस वक्त मैं गवर्नमेंट की एम्प्लॉय नहीं होती हूँ, उस वक्त मैं इलेक्शन कमिश्नर की एम्प्लॉय होती हूँ।
25 साल में ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने सारे पावर को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है, उसको एक्सपैंड भी किया है। और अब ये तो बड़ा कॉमन हो गया है कि इलेक्शन कमीशन अच्छी तरीके से कभी कभी सरकार को डांट भी देता है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी उनकी कमियों के लिए डांट देता है। और जब भी अगर इलेक्शन ऑफिशियल्स इस ओपिनियन पे आ जाएं कि पोलिंग सही से नहीं हुई है कहीं कहीं किसी किसी जगह पे या किसी किसी एंटायर कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो वो दोबारा वहाँ पे वोटिंग करवा सकता है, ठीक है। एंड रूलिंग पार्टीज ऑफन डू नॉट लाइक व्हाट द इलेक्शन कमीशन डू। उनको 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 अच्छा नहीं लगता कि यार ये मुझे डोमिनेट, उनको 5 साल और रूल करके आए हुए हैं ना, तो एक रूल वाला तो रहता है ना, बट उन्हें अच्छा नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन उन्हें डांटे या उन्हें समझाए। लेकिन अगर ये नहीं करे ना, लेकिन दे हैव टू ओबे, उन्हें मानना तो पड़ेगा जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है। और अगर शायद ये नहीं होता तो इलेक्शन कमीशन उतना इंडिपेंडेंट और पावरफुल नहीं होता। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, बिकॉज आई डोंट वांट टू एक्सटेंड इट फर्दर, क्योंकि ज़्यादा टाइम 15 मिनट से ज़्यादा का वीडियो मैं बनाना नहीं चाहती, उसमें आप भी बोर हो जाओगे। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ मुझे मैसेज करके बता दो, मुझे कॉमेंट करके बता दो। आई वुड लव टू आंसर। थैंक यू, टेक केयर, बाय।